Hello and welcome. You're watching NewsX with me, Devika Devan. And our top focus, he was a senior Congress leader, a trusted minister in Indira Gandhi's cabinet, and the man who met with a tragic end in a bomb blast at a public event. Viewers, I'm talking about Lalit Narayan Mishra, India's railway minister in 1975. Born in Bihar's Supaul district in 1923, Lalit Mishra rose through the ranks and held key portfolios from home to finance, defense production to foreign trade, and finally railways. But on 2nd January 1975, just 2 years into his railway tenure, tragedy struck. He was in Samastipur, Bihar, inaugurating a new rail line when a bomb exploded right at the venue. He was rushed to the Danapur Railway Hospital but died the next morning. The country mourned this loss and soon suspicions surfaced. On 7th January, the Supreme Court handed the probe into this tragic death to the CBI, citing fears of evidence tampering. In 1977, the CBI filed a charge sheet, named 4 accused, including alleged members of the Anand Marg sect. The case was shifted from Patna to Delhi in 1979 in a rare move to prevent any destruction of evidence, and then began one of India's longest-running murder trials. Years have passed, appeals have been delayed, procedural lapses have taken place, but in December 2014, all 4 accused were convicted. Just months later, the 3 were granted bail. Lalit Mishra's grandson and lawyer, Vaibhav Mishra, who has been exploring the legal means to reopen the matter for closure in a case that began in 1975, has found some momentum. We will now be speaking with Mr. Ashwini Chaubey, who joins us on NewsX, BJP leader and former union minister, on his recent request and demand to the centre to reopen the Lalit Mishra murder case. Mr. Chaubey, thank you for speaking to us, sir. You've raised the demand for an SIT probe into the death of late Lalit Narayan Mishra. Could you tell us why exactly have you made this demand? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धेय स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी, जिनको देशवासी प्यार से ललित बाबू कह के पुकारते थे, और सचमुच में जो उनकी हत्या का क्या साजिश है और इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, मैं उसका पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने तथ्यों के आधार पर मैं उन सभी बातों को आपके सामने रखता हूं। पहली बात, जो आपने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो आप इस बात को कह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा पूरी देश और दुनिया को ये जानने का हक है, ललित नारायण मिश्र जी एक ऐसी हस्ती थी और इस प्रकार से उनकी लोकप्रियता बढ़ रहा था कि उस सत्ता के शीर्षस्थ पर उस समय बैठे हुए लोग घबरा गए और बहुत सारी भीतरी बातें ऐसी थी जो उनको लग रहा था कि ललित बाबू ही कल होकर के सत्ता का पलट न हो जाए और ललित बाबू एक बिहारी है और एक बिहारी कहीं वो सत्ता पर न बैठ जाए। ये भी डर हो गया था उस समय के सत्ता के स्तर पर बैठे हुए लोगों का, और इसलिए मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, मैं उस समय बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो सन 74 के छात्र आंदोलन को जिन्होंने दिशा देने का काम किया, और लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में जब आंदोलन आगे बढ़ा तो उस समय कांग्रेस के लोगों ने पूरी तरह से उस आंदोलन को कुचलने की साजिश की थी, लेकिन एकमात्र नेता बिहार के श्रद्धेय ललित नारायण मिश्रा जी थे जिन्होंने कभी भी उस जेपी आंदोलन को कभी कंडेम नहीं किया। और एक वक्त यह भी था कि बहुत जल्द उस समय जेपी के आह्वान पर ललित बाबू
कांग्रेस से रिजाइन दे करके और जेपी आंदोलन के समर्थन में वो कूद पड़ते, यह भी स्थिति बन गई थी। इसलिए पहले ही ये चैप्टर क्लोज कर दो ताकि ये जेपी आंदोलन के सूत्रधार को के रूप में जो जयप्रकाश नारायण थे उनके अनुयायी ये ना बन सके। और इसलिए और भी कई ऐसे भीतरी कारण हैं जो जांच के बाद समझ में आ सकता है। उनकी हत्या की साजिश क्यों की गई, मैं कुछ बिंदु आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ललित बाबू मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर तक बोर्ड गेज रेलवे लाइन के उद्घाटन के लिए समस्तीपुर रेलवे स्टेशन बिहार में पहुंचे थे। शाम को जैसे ही स्वर्गीय ललित बाबू ने अपना भाषण समाप्त किया और मंच से नीचे उतरने वाले ही थे कि मंच पर ग्रेनेड फेंके गए, जो फट गया और इससे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी, सूर्य नारायण झा एमएलसी बिहार और राम किशोर प्रसाद सिंह एक रेलवे क्लर्क की मृत्यु बाद में हो गई और 8 लोगों को गंभीर चोटें आई, साथ साथ 18 लोग घायल हो गए थे इस घटना में। मैं इस बात की ओर इंगित कर रहा हूं, ये जिस समय घायल हुए, क्या वहां से दरभंगा मेडिकल कॉलेज मुश्किल से 1 घंटा का भी वो रास्ता नहीं रहा होगा। समस्तीपुर से दरभंगा 1 से 1.5 सवा घंटे के अंदर में डीएमसीएच के अंदर वो पहुंच सकते थे। उनकी बड़े बड़े डॉक्टरों से वहां इलाज हो सकती थी, लेकिन क्या कारण है उनको दानापुर के रेलवे अस्पताल में वहां से आने में 14 से 15 घंटा समय लगा। उनके रक्त काफी बहे। वैसी स्थिति में ये शंका ही नहीं, ये सही है कि किस प्रकार से उनके जान को पहले तो प्रयास किया था कि डायरेक्ट उनकी ऑन स्पॉट हत्या हो जाए। ऑन स्पॉट हत्या नहीं हुई तो फिर उनको कैसे जान से मार दिया जाए, इसका भी षड्यंत्र किया गया। जब वहां से चले रास्ते में भी आपको मालूम होगा उस समय के समाचार पत्रों में ये सुर्खियों में बात आई थी कि ललित बाबू की ट्रेन सैलून जो है वो रास्ते में रुका था, घंटों रुका था और दानापुर आते आते 14 से 15 घंटे समय समस्तीपुर से यहाँ आने में लग गया था। मैं जानना चाहता हूँ, एक एक बिहार और देश के लोगों का ये जानने का हक है और इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा शख्स था, किनके इशारे पर जी उनके इलाज की व्यवस्था दरभंगा में नहीं करा करके डीएमसीएच में बड़े बड़े डॉक्टर थे, वहां एफआरसीएस से लेके बड़े बड़े सर्जन थे, ब्लड बैंक था, फिर ऐसी कौन सी बात हुई जो वहां इलाज नहीं हो पाया। ओके ये बात आपके सामने में जी। चौबे जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि जान से अब क्या पता चलेगा? देखिए, मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं कि 1975 का हुआ दौर जिसमें पूरी तरह से देश में एक जन आंदोलन का ज्वार कांग्रेस के विरुद्ध उठकर खड़ा हुआ। कांग्रेस के तत्कालीन तानाशाह के विरुद्ध शासन के तानाशाह जो शासन के शीर्षस्थ पर बैठे थे, उसके विरुद्ध देश में एक जन आंदोलन का ज्वार खड़ा हो गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उस समय कहा था, हिंदू तुम तानाशाह हो गई हो। ये बात उस समय के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की घटना हुई, वहां समस्तीपुर में घटना का बजाते 2 एक
1/95 को मामला संख्या 1/75 दर्ज किया गया और बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 3/1/75 के माध्यम से जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। ऊपर के आदेश से प्रारंभ में पटना की स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की और बाद में सीआईडी बिहार द्वारा भी जांच की गई, जो 10/1/75 को जांच सीबीआई द्वारा किया गया। आपको जानकारी के लिए कि न्यायमूर्ति वीएम दारकुंडे की दिनांक 15/2/1989 की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्रा के मामले को किस तरह से विफल करने के लिए कदम उठाए गए। उसमें स्पष्ट इंगित है। बिहार पुलिस की 24/10/78 की सीआईडी रिपोर्ट में भी स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की हत्या में एक बड़ा राजनीतिक साजिश की बात कही गई है और सारे मुद्दों को उसमें जगजाहिर किया गया है। उन्होंने एलन मिश्रा की हत्या किसने की, इंडियन एक्सप्रेस की जांच पुस्तक में पीड़ित की हत्या की किन परिस्थितियों और हत्या के पीछे की साजिश में शामिल लोगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पुस्तक में हत्या से लाभान्वित होने वाले लोगों के बारे में विशिष्ट और निश्चित तरीके से वो सारी बातें बताई गई है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि स्वर्गीय ललित नारायण बाबू के स्वास्थ्य को कैसे अंतिम वो स्वस्थ न हो पाए, उसके लिए क्या क्या कुछ प्रयास किया गया, जिससे अंतिम समय में कैसे कदम उठाए गए और उनकी जान चली गई। यहां तक कि श्री एसबी सहाय पूर्व डीआईजी सीआईडी बिहार का हलफनामा, जो कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया था उस समय, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका संख्या 69/1979 में जो हमारे इस बयान के साथ संलग्न है, स्पष्ट रूप में बताया गया है कि किस प्रकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए जिससे ललित नारायण मिश्रा जी का हत्या का जांच जो है मामला दब जाए। यह बात सामने आई कि शुरुआती जांच में गिरफ्तार किए गए आरोपी कोई और थे और वास्तव में उनका इकबालिया बयान भी कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसमें गिरफ्तारी हुई थी अरुण कुमार मिश्रा और अरुण कुमार ठाकुर को 8/2/75 को गिरफ्तार किया गया था और उनका इकबालिया बयान 21/2/75 को समस्तीपुर में आपराधिक मामला संख्या 94/1975 में धारा 164 सीआरपीसी 1973 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था। इससे पता चलता है कि वर्तमान आरोपी को दोषी और सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो वहां तक उन्होंने उस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर इशारा किया था और कहा भी था, उन्होंने हत्या स्वीकार करते हुए कहा था कि हम ऐसे बड़े बड़े नेताओं का नाम उन्होंने लिया था जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द बैठा करते थे। वहां तक वो बात चली गई थी और मुझे लग रहा है कि 26/3/75 को आपको आश्चर्य होगा, संसदीय कार्यवाही में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरोपी अरुण कुमार ठाकुर, शिवलाल शर्मा और उमाकांत झा, जिनके बयान भी कोर्ट में दर्ज किए गए हैं, तो फिर सीबीआई ने उस जांच की दिशा को कैसे बदल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के सदन में कई सांसदों ने सवाल पूछे थे। वाजपेयी जी के अलावा चौधरी चरण सिंह जी भी इस मामले में सच्चाई सामने लाना चाहते थे। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने होते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से 2 दर्जन बार मिल करके
और इस षड्यंत्र के कारण और सच्चाई को सामने लाने के लिए आग्रह भी किया था। और उन लोगों ने इस बात को पूरी तरह से कर्पूरी जी ने तो यहाँ तक कि जस्टिस दारकुंडे की कमेटी भी उन्होंने बनाई थी और उस घटना को दोबारा उसकी एसआईटी जांच को, चूंकि जो जस्टिस तारकुंडे की कमेटी ने साफ कर दिया था, तो इसलिए वो भारत सरकार से आग्रह कर रहे थे कि इसकी जांच, ललित बाबू के निष्पक्ष जांच की मांग उठी थी। लेकिन एक तरफ संसद के अंदर गृह मंत्री जवाब देते हैं और दूसरी तरफ सीबीआई का वो पदाधिकारी, सीबीआई का वो अधिकारी कौन से बड़े दबाव पर उस घटना के इल्जाम को दूषित मोड़ में दिया और उन तमाम ऐसे गिरफ्तार लोगों को छोड़ करके आनंद मार्गी को जी उसमें फंसाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं फंसाया गया कि आनंद मार्गी का उनके परिवार के लोगों ने, उनकी धर्मपत्नी ललित बाबू की धर्मपत्नी ने भी स्पष्ट कहा था कि इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वही लोग इसके गुनहगार हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूंगा, इसके गुनहगार पूरी तरह से तत्कालीन भारत सरकार के मुखिया की ओर जाता है, इशारा साफ है। और कांग्रेस इससे बच नहीं सकती है। कांग्रेस उस हत्या के घेरे में पूरी तरह से उस हत्या के घेरे में आ गई थी उन सब लोगों के कोर्ट के बयान के बाद, और उसको दबाने के लिए पूरी तरह से ये सारी चीजें सीबीआई के द्वारा वोट दे करके और एक अलग तरह से आज तक वो मामला साफ नहीं हुआ। Okay, Mr. Chaubey, I also want to then understand from you, sir, आपको क्या लगता है कि इतने दशकों बाद जांच संभव है? Is it possible for our investigative agencies to probe a crime so many decades later? नहीं, मुझे आपकी जानकारी के लिए नेता सुभाष चंद्र बोस का भी 2019 में जांच की बात हुई थी। ऐसे कई तरह के देश के अंदर जो कांड हुए हैं, चाहे गोधरा कांड का भी जांच फिर से हुई। हम मांग करते हैं कि बिहार का बेटा जो देश का सर्वोच्च एक नेतृत्व के रूप में उभरा हुआ था, देश की सेवा में लगा हुआ था, ऐसे बेटे को, बिहार के लाल को सदा सदा के लिए समाप्त किया गया। क्या बिहार के लोगों को जानने का हक है कि नहीं? दूध का दूध और पानी का पानी पूरे देशवासियों के सामने फिर से एसआईटी जांच बैठा करके, और मैं केंद्र सरकार के रहनुमा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये एसआईटी की जांच होगी तो दूध का दूध और एक पानी का पानी हो जाएगा, और इसके लिए कालबद्ध कार्यक्रम के अंदर ही एसआईटी जांच, ये जस्टिस दारकुंडे का और उसके जो सीबीआई द्वारा जो कमीशन, ये भारत सरकार द्वारा जो कमीशन बैठाया गया था, इन दोनों के रिपोर्ट को अध्ययन करके वैज्ञानिक तरीके से हर प्रकार के पहलू को, और जहां तक मुझे याद है, अभी ध्यान में भी है कि जो हत्यारा था रियल में वो आज भी बचा हुआ है, और ये कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट के आदेश पर जो लोग अभी केस चल रहा है उसमें इंटरवेनर उनके पोता श्री वैभव मिश्रा, जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, वो मतलब कहा जाए कि वो उसमें इंटरवेनर भी है। उन्होंने ये आवाज उठाई है, उनके परिवार, उनकी दादी माँ ने भी बराबर आवाज उठाई थी, उनको भी सीबीआई के द्वारा रोका गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा अश्व शक्ति है, वो कौन सा हॉर्स पावर था जिसने इस घटना को दबाने का प्रयास किया, इसलिए कि सारे लोगों का करतूत सामने आता, काले मुंह सामने आते। और इसी बात को आज मैं आपके माध्यम से
मैंने इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी पूरी जांच का और पूरी रिपोर्ट मैंने उनके परिवार के द्वारा भी सुपुर्द किया गया है। और मैंने भी गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे जांच इत्यादि का रिपोर्ट के साथ और अरुण शौरी के उस पुस्तक को भी, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के बार बार उस आग्रह को भी, संसद के अंदर उस समय जो सारे मामले उठे थे उन सभी की प्रतियां मैंने उनको सुपुर्द किया है, उनको भेजा है। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर ये जांच शीघ्र हो जाता है, टीम हो जाती है, एसआईटी बैठ जाती है और एक निश्चित समय में अगर उसका निर्णय आ जाता है तो सब कुछ फैसला सामने आ जाएगा। बिहार को और ललित बाबू को न्याय मिलेगा, सारे देश को न्याय मिलेगा। मैं इसके लिए ही गुहार कर रहा हूं और मेरा गुहार ये कांग्रेस ही उस समय के उस हत्या के अगर गुनाहगार थे तो कांग्रेस के बड़े शीर्षस्थ लोग यह पर्दाफाश भी हो जाएगा। मैं यह पूरी जिम्मेवारी के साथ और सारे तथ्यों के आधार पर, जो रिपोर्ट है, जो जांच का रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये बात कह रहा हूं। ये केवल खोखली दलील नहीं, केवल किसी पर इल्जाम नहीं मैं कर रहा हूं। ये सारे बयानों के आधार पर, ये सारे जांच के आधार पर मैं ये बात आपके सामने। ओके मिस्टर चौबे, बिफोर वी लेट यू गो, एक आखिरी सवाल, आपको क्यों लगता है कि एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने एसआईटी की जांच की मांग को नजरअंदाज किया है? देखिए, जहां तक चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी तो 2 दर्जन बार रख चुके हैं बात, 2 दर्जन बार वो मुख्यमंत्री रहते हुए और उसके पहले भारत सरकार से मिलकर कई बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से मिलकर 2 दर्जन बार वो रख चुके हैं। जस्टिस तारकुंडे का रिपोर्ट वो उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। इसलिए सरकार गई आई अलग बात है, लेकिन जब मैंने हाल के दिनों में सारे रिपोर्ट को पढ़ा, उनके पौत्र वैभव मिश्रा जी से जब मेरी पूरी चर्चा और मैंने एक एक कागजात को जब देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सारी बातें, सारे तथ्य सामने हैं, फिर भी क्यों न जांच एसआईटी की बैठाई गई, दोबारा जांच क्यों नहीं बैठाई गई, जो सीबीआई पर पूरी तरह से उस समय छोड़ दिया गया। और सीबीआई ने बिना किसी इल्जाम का उसमें ऐसे लोगों को उसमें लपेटा कि देश में एक माहौल, आतंक का माहौल पैदा करने के लिए उसमें आनंद मार्गी के द्वारा हत्या हुआ है। ये नाटक, ये षड्यंत्र रचा गया। मुझे लगता है कि मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ फिर आपको कहना चाहता हूं, इसमें एक बड़ा षड्यंत्र था, एक बड़ी साजिश थी जी। और देश के एक ऐसे सपूत ललित बाबू, जिनकी लोकप्रियता बहुत आगे बढ़ चुकी थी और वो लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन में बहुत जल्द कूदने वाले थे, इससे तत्कालीन शासन के उच्चस्थ लोग घबरा गए थे और उनको डर लग रहा था कि मेरे साले काले कारनामे उजागर हो जाएंगे। इसीलिए उसके पहले ही ललित बाबू की इकाल को समाप्त कर दिया जाए। ये सारी स्थितियां स्पष्ट इस बात को इंगित करता है। Okay, Mr. Chaubey, thank you so much for joining us on NewsX. With that perspective, it's time for us to move on to some more news coming in. Director General